हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और टर्म वन की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पढ़ा था। हमने कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा बहुत एक आउटले लिया था और आज के वीडियो में हम उन्हीं कॉमन गोल्स की बात करने वाले हैं और डिटेल में उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो यहाँ पर आता है आपका 5 ईयर प्लान। तो सभी को पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई इंडिया में और यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो बनाए गए, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो आया था फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक के लिए। अब अगर हम कॉमन गोल्स की बात करें तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे उन सब में कॉमन गोल्स थे और वो कॉमन गोल्स थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा आप देख सकते हैं कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री, यानी कि कंट्री की कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना ताकि वहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन कंट्री उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। देन इंक्रीज इन जीडीपी इज़ द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी कैसे होगी, जब जीडीपी बढ़ेगा तो उसी से पता चलेगा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री में हुई है। जीडीपी इज़ डिराइव फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दिस मेक्स अप स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। तो अगर बात आ जाती है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन की, सपोज आपको ऑप्शन दे दिया गया, रीजन असर्शन में दे दिया गया, कहीं भी पूछ लिया गया, तो जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होता है उसका मतलब होता है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है उनका जो टोटल बन रहा है, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। देन यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट, ग्रोथ एम्प्लाइज लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। आपके पास यानी कि अगर कंट्री में लार्जर स्टॉक है प्रोडक्टिव कैपिटल का तो उसको हम ग्रोथ रिलेट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री ने ग्रो करा है। देन लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई सपोर्टिंग सर्विसेज भी बढ़नी चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। तो इनके थ्रू क्या होगा, अगेन इनके थ्रू जो कंट्री है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी जिससे कि अल्टीमेटली ग्रोथ होगी और जीडीपी भी बढ़ेगा। देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। साथ ही साथ अब आपके पास लार्जर स्टॉक अगर है भी प्रोडक्टिव कैपिटल का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, सो उसको उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करना है कि जिससे कि उसका वेस्टेज ना हो। तो ये पहला गोल था आपका, दैट इज़ ग्रोथ। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट गोल की तो वो था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि टेक्नोलॉजी को इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना, ठीक है। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू बूस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी है जिससे कि जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। देन इनोवेशन, इन्वेंशंस एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल या पार्ट इन अपग्रेडिंग द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट। तो अब यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करना था, इन्वेंशंस को प्रमोट करना था और एडवांसमेंट लेके आना था टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अपग्रेडेशन में। अल्टीमेटली जब इकोनॉमी अपग्रेड होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, सो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंज इन सोशल आउटलुक ऑफ सोसाइटी, एग्जाम्पल ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस टू वुमेन्स इन दी सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या था, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स को यूज़ करना। मॉडर्नाइजेशन का एक मतलब ये भी था कि सोशल आउटलुक चेंज करना, यानी लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना, जिससे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स को ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो भी प्रमोट करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, साथ ही साथ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना टू वुमेन एज वेल एज टू द मैन, सो दैट इकोनॉमी जो है प्रोग्रेस कर सके। देन जो नेक्स्ट आपका गोल था 5 ईयर प्लान का वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है जो खुद पे बेस्ड हो, यानी कि अपने बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर। आपने सुना भी होगा, मोदी जी ने कई बार आत्मनिर्भर भारत की बात करी है, दैट इज सेल्फ रिलायंस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी प्रोमोटेड एंड मॉडर्नाइजेशन कैन बी अचीव बाई यूजिंग ओन रिसोर्सेज और बाय इम्पोर्टिंग रिसोर्सेज। तो भाई यहाँ पे एक चैलेंज ये भी था। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो प्रमोट की जा सकती थी या अचीव करी जा सकती थी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, और अपने खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके या फिर रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करके। फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव इम्पोर्टेंस टू यूज़ ऑफ ओन रिसोर्सेज एंड टू अवॉइड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे उनमें
हमेशा जो चीज़ रखी गई थी कॉमन वो ये थी कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है और इम्पोर्ट्स को अवॉइड करना है। दिस वॉज डन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन दी फॉरेन कंट्रीज। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर हमने बात करी थी इवन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की, कि इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी और कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने जानबूझ के भी ऐसा किया था सो दैट कि जो डिपेंडेंसी थी ब्रिटेन पे वो बनी रहे, यानी कि इंडिया जो था वो डिपेंडेंट रहे ब्रिटेन पे कैपिटल गुड्स के लिए। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये डिसाइड किया कि जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पे उसको कम करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना था कि जिससे कि आप खुद आत्मनिर्भर बने, आप सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएँ विद इन कंट्री, सो दैट आपको कहीं से भी किसी कंट्री के बेसिस पे ना चलना पड़े और ना ही कोई कंट्री आपको ईजिली डोमिनेट कर पाए। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी भी एक जो है आपका गोल रहा है 5 ईयर प्लान का। इक्विटी का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि इक्वल राइट प्रोवाइड करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे भी था कि इट रेफर्स टू रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ। तो लोगों की जो इनकम एंड वेल्थ है उसके बीच में जो डिफरेंसेस थे, जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर कोई बहुत ज़्यादा गरीब, तो उस चीज़ को भी रिड्यूस करना जो है 5 ईयर प्लान का एक गोल रहा है। देन सेकेंड पॉइंट कहता है इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू इक्वली और टू एवरी इंडियन सो दैट दे कैन मीट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे एक गोल ये भी था कि भाई जितने भी हमारे कंट्री मैन हैं, जितने भी लोग हमारी कंट्री में रहते हैं, उन सबको इक्वल इकोनॉमिक पावर प्रोवाइड करना, यानी कि उन सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनके पास वो सारी बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है। तो ये थे आपके कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो भाई ऑब्वियसली जब 5 ईयर प्लान्स आए और उनके इतने सारे गोल थे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ना तय था। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ 1950 से लेकर 1990 तक, द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया address the issue of low agricultural productivity through land reform and promoting the use of high yielding variety of seeds। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि इंडिया में ऑलरेडी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, लो थी, और साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आपने ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे एक जो एरिया था वो एरिया ज़मींदार को दे दिया जाता था और उसका जो होल सोल काम था वो ये था कि सिर्फ कल्टिवेटर से जाके क्रॉप्स के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में उनसे क्या करना, लगान वसूल करना। तो जनरली वो क्रॉप के फॉर्म में होता था तो उनसे वो लगान वसूल लेता था, यानी टैक्स कलेक्ट करता था। इट रिजल्टेड इन ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो हुआ क्या, जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिया के, उन्होंने लो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उस पर वर्क किया। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थी जब वो यूज़ करी गई तो उससे क्या हुआ, इंडिया में यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, यानी कि मैसिव प्रोडक्शन हुआ। जनरली वीट के साथ था पहले फेज़ में, बाद में फिर और क्रॉप्स में भी ये चीज़ हुई। देन लैंड रिफॉर्म्स, इट प्राइमरीली रेफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो यहाँ पे क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, बिकॉज था क्या कि पहले ज़मींदार के अंडर सब कुछ था, तो जो रियल कल्टीवेटर थे या टिलर थे लैंड के, उनके पास कोई राइट ही नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ से जो लैंड्स थे उनको लिया, उनकी ओनरशिप चेंज करी, और जो रियल टिलर्स थे, फार्मर्स थे, उनको वो लैंड जो थे एलोकेट करे। देन अबॉलिशमेंट या अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो थे उनको हटाया गया, दैट इज जमींदारी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड, ओनरशिप राइट्स वर पास टू द एक्चुअल टेलर ऑफ द लैंड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले पॉइंट में बता दिया है कि यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम को क्या किया, ख़त्म करा गया और ओनरशिप राइट्स जो थे वो पास कर दिए गए। लेकिन इस पॉइंट पे भी आपको नोट करने वाली चीज़ है कि ज़मींदारी सिस्टम जब अबॉलिश किया गया तो भी ओनरशिप राइट जो रियल जो टिलर्स थे उनको बहुत ही कम बेसिस पे मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं ज़मींदार जो थे उन्होंने भी उसमें जो लूप होल सिस्टम में उनको ढूंढ निकाला था और कहीं ना कहीं बहुत सारे लैंड्स को अपने अंडर ले लिया था। देन रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो यहाँ पर रेंट को भी रेगुलेट किया गवर्नमेंट ने, टू रेगुलेट एंड टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव extortion from the cultivators in form of rent, maximum ceiling with regards to rent was fixed। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखा था कि भाई ऑब्वियसली कल्टिवेटर्स को जो है वो परेशान किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेंट जो है फिक्स कर दिया। जनरली दीज वर सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे दीज आर लिख दिया है, बट एक्चुअली यहाँ पे वर होना चाहिए था कि दीज वर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1/3 ऑफ क्रॉप वैल्यू। तो जो भी क्रॉप वैल्यू थी उसका 1/3 जो था इट वॉज इन फॉर्म ऑफ रेंट, जो कि फिक्स करा गया था। देन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो था क्या कि भाई लैंड जो थे फ्रेगमेंटेड थे, बिकॉज सपोज किसी के पास एक यहाँ पे मान लेते हैं पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया में दिस इज़ द लैंड और ये लैंड मेरा है, सिमिलरली यहाँ पे किसी और का है, यहाँ पे किसी और का है, और फिर यहाँ पे अगेन मेरा है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसोलिडेशंस कर दिए ताकि ये जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं इनको कंसोलिडेट करके उसको एक जगह पे एलोकेट किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय 2004 more than
1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स, तो उसको कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स में लाया गया. Ceiling of land holdings. A ceiling of land holdings or maximum limit was imposed on the land holdings belonging to a particular family to promote equitable distribution of land holdings. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक चीज़ और करी, सीलिंग कर दी, यानी कि फिक्सेशन करा. मैक्सिमम लिमिट जो थी इम्पोज कर दी गई, ताकि एक फैमिली जो होगी उसके पास इतना मैक्सिमम लैंड जो हो सकता है. अदरवाइज़ क्या था, आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स कंट्री को छोड़ के जा रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एरियाज़ जो थे या लैंड जो था वो अपने अंडर ले लिया था, और वो यही शो कर रहे थे कि दैट दे आर द रियल ओनर ऑफ दैट. क्योंकि भाई आप खुद सोच सकते हो ना, अब अगर एक मतलब यहाँ पे एक हाउस है या एक एरिया है और यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स के अंडर ये था और वो यहाँ से चले गए, तो जो भी यहाँ पे आसपास था और जो भी पावरफुल था उसने किया, इस लैंड को एक्वायर कर लिया और कह दिया लैंड मेरा है. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड होल्डिंग्स को जो है फिक्स कर दिया था कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो इतनी हो सकती है, एंड यू आर गोइंग टू हैव दिस मच लैंड ओनली. अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपसे वो चीज़ ले ली गई थी. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की. तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बहुत पहले से आप पढ़ते आए होंगे कि आखिर ये है क्या. तो भाई ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1960s, और जिसके थ्रू इंडिया में मैसिव प्रोडक्शन हुआ था. मेनली स्टार्टिंग का जो उसका फर्स्ट फेज़ था वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा था, एंड सेकंड फेज़ में बहुत सारी और क्रॉप्स बीच में इसमें ऐड करी गई, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया था और उनके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, ताकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ पे वो ख़त्म हो जाए. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द स्टेट ऑफ पंजाब, और वो भी लेट 1960s में एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम इशूड बाय इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंसीज थी और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जिनका ये जॉइंट प्रोग्राम था, और उन्होंने इसलिए किया था ताकि यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो क्रिएट करी जा सके या जनरेट की जा सके या अचीव की जा सके भी आप कह सकते हैं. इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. तो यहाँ पे जो था वो ये था कि भाई इंक्रीज़ करना प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का, और आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो यूज़ कर रहे थे. फर्स्ट फेज़ की अगर बात करें, जो कि अगेन एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है, तो यहाँ पे मिड 60s से लेकर मिड 70s तक चला, और कौन सी स्टेट में था, ये था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इससे सिर्फ वीट ग्रोइंग रीजन्स को ही फ़ायदा हुआ था जहाँ पे वीट होता है. सेकेंड फेज़ में जहाँ पे आपका मिड 70s से लेकर 80s तक था, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स थी, मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थी, जिससे कि और क्रॉप्स के जो आप कह सकते हैं वैराइटीज़ थी उनका भी प्रोडक्शन बढ़ गया था. अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई ये जो मिड 60s और 70s यानी फर्स्ट फेज़ था, यहाँ पे जो मोर एफिलेंट स्टेट्स थे सिर्फ उनमें ही प्रोडक्शन जो बढ़ पाया था. अब क्योंकि मोर एफिलेंट स्टेट्स का मतलब ये कि भाई इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, छोटे फार्मर्स थे या जिनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम थी, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि वो HYV सीड्स जो है वो यूज़ करें. इसके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा चाहिए. यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए, आपको यहाँ पे जो वाटर है वो ज़्यादा चाहिए, यानी इरीगेशन चाहिए, और साथ साथ प्रॉपर ड्रेनेज भी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने खेत में पानी भर दिया और वो निकल नहीं पाया. तो ये सारी चीज़ें जो थी ये भी आपको देखनी थी. तो जो बड़े फार्मर्स थे या बड़े फार्म्स थे वो तो उसको अफोर्ड कर पा रहे थे, बाकी लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे. इसीलिए यही रीज़न है कि ये स्टार्टिंग में ये ऐसी स्टेट्स में ही बेनिफिशियल रहा जहाँ पर कि रिसोर्सेज ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे. Green revolution helped India to achieve self-sufficiency, attaining marketable surplus, building buffer stock of food grains, helped low-income group people. अब यहाँ पे क्या था कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने इंडिया को एक तो हेल्प करी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में, दूसरी बात यहाँ से मार्केटेबल सरप्लस मिला. अब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जब आपने खुद के कंजम्पशन के लिए जो भी कुछ करना था यूज़ वो भी है आपके पास, और साथ ही साथ इतना आपके पास बच रहा है कि जिसको कि आप मार्केट में बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो अगेन यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन से जो फार्मर्स थे उनको ये बेनिफिट मिला. और बफर स्टॉक का मतलब यही है कि फूड ग्रेन्स को अपने जो कंट्री होती है उसने क्या किया, सेव करके रखा ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको भी यूज़ किया जा सके. और साथ ही साथ लो इनकम ग्रुप के लोगों को कैसे हेल्प करी, तो यहाँ पे था कि भाई लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, मैसिव प्रोडक्शन हुआ, मैसिव प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स है यानी कि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स वो बढ़ी, और डिमांड जो थी वो क्या हुई, डिमांड तो ऑब्वियसली एक स्टेबल फॉर्म में रही होगी. सो यहाँ पे सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, हम सभी को पता है कि जब सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन्ड है या फिर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे जो प्राइस होंगे वो क्या होंगे, फॉल होंगे, यानी प्राइस गिरेगा. तो प्राइस गिरने की वजह से क्या हुआ कि जो लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग थे उनको ये बेनिफिट मिला कि भाई वो कम अमाउंट खर्च करके भी अपना जो फूड था उसको अफोर्ड कर पा रहे थे. अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी कि भाई ये जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होती हैं इनके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व था. और वो रिस्क क्या था, एक तो ये पेस्ट अटैक वाला कि यहाँ पे ये जो थी क्रॉप्स वो ऐसी थी कि जिन पे पेस्ट इजीली अटैक कर रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि इनकम इनइक्वालिटीज़ भी क्रिएट हो रही थी. अब ये इनकम इनइक्वालिटीज़ का सीन क्या था,
एक्चुअली देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये उनके लिए बेनिफिशियल था जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, और जब रिसोर्सेज अवेलेबल है और आप उसे यूज़ कर रहे हो तो फाइनली हो क्या रहा है, एक टाइप से मनी मल्टीप्लायर ही हो रहा है, जैसा कि आपको पता ही होगा उसके बारे में कि आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, इससे इनकम बढ़ेगी, इनकम से अगेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड अगेन इनकम बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे क्या फंडा चल रहा था, वो यही था कि भाई ऐसी स्टेट्स, ऐसे लोग, ऐसे फार्मर्स जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे वही इसको यूज़ कर पा रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, उनकी इनकम मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रही थी एज़ कम्पेयर टू वो स्मॉल फार्मर्स जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। यही रीज़न है कि सेकंड फेज़ में क्या किया, गवर्नमेंट ने फिर सब्सिडीज़ ऑफर करना शुरू कर दिया था फार्मर्स को, ताकि मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर सकें और इनकम इनक्वालिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं वो दूर करी जा सकें। एंड पेस्ट अटैक के लिए तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फर्टिलाइज़र का जो यूज़ था वो मस्त था, जिसके बेसिस पे अपनी क्रॉप्स को बचा सकते थे। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भाई देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर, सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के पास। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे लीडिंग रोल प्ले करना था। अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव की ज़रूरत थी, जो कि था ही नहीं। उसके अलावा सोशल वेलफेयर भी एक रीज़न था कि भाई अगर टोटली प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दी जाए चीज़ें तो जो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए जाए या फिर टोटली प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दे चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी पब्लिक सेक्टर का भी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट, या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जो कि 30 अप्रैल 1956 को इम्प्लीमेंट किया गया, तो यहाँ पर आता है इट इंक्लूड्स प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आ गया 1956 का, जिसके थ्रू यानी कि उन्होंने डिफाइन कर दिया प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को कंट्रोल किया जाएगा इंडिया में। देन इंडस्ट्रीज़ वर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। यहाँ पे क्या किया गया था, 3 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर दिया गया था, जिसमें कि आपका शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी था। देन शेड्यूल ए में क्या था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 17 इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें कि दीज वर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे ये सब कुछ जो था गवर्नमेंट के अंडर था। तो याद रहे कि शेड्यूल ए यानी गवर्नमेंट के अंडर, इसमें 17 इंडस्ट्रीज़ थी, जिसमें कि आर्म्स एंड एमिनेशंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सारी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। देन ऐसे आता है शेड्यूल बी। जो शेड्यूल बी है, यहाँ पे आपके बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया, कि जहाँ पे दोनों होंगे, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो रोल होगा लीडिंग रोल होगा। यहाँ पे रखी गई 12 इंडस्ट्रीज़, ठीक है। इसमें कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, एल्यूमिनियम, माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें जो थी इस टाइप की जो फर्म्स थी उनको इसमें रखा गया। एंड लास्ट में आता है शेड्यूल सी, जिसमें कि रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ विच वर टू बी अंडर प्राइवेट हैंड्स। तो यहाँ पे जो प्राइवेट लोगों को देनी थी या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को देनी थी वो यहाँ पे रखी गई। एंड दीज वर कंट्रोल थ्रू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। और इनको कंट्रोल किसके थ्रू किया जा रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो अगेन ये जो है आपसे पूछा जा सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव्स में या फिर रीजन असर्शन में कहीं पे भी हो सकता है इस टाइप से, विच स्टेटमेंट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो ध्यान रखिएगा कि इनको जो कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि शेड्यूल सी में आ रही थी आपकी, दे वर थ्रू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। उसके अलावा भी जो शेड्यूल ए बी में थे इनको भी ऐसे ही किया जा रहा था, बट यहाँ पे ध्यान रहे कि कितने नंबर ऑफ जो फर्म्स थी वो इसमें या टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस की कि आखिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या होता है। इट इज़ अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, इट इज़ जस्ट लाइक अदर लाइसेंसेज। जैसे कि सपोज आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो आपको क्या होता है, रिटन परमिशन मिल जाती है कि आप पर्टिकुलर व्हीकल को चला सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर द गवर्नमेंट to issue licenses for setting up of new industries, expansion of existing ones, diversification of product। तो भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं रूल्स थे। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो ऑब्वियसली एक नई इंडस्ट्री है, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर उसको एक्सपेंशन करना है, अपना कुछ बढ़ाना है, कुछ और ऐड ऑन करना है, तो अगेन यहाँ पे फिर उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है एक्टिविटीज़ का, मान लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब हम दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, सो अगेन उसके लिए फिर लाइसेंसिंग की जो थी वो प्रॉब्लम थी। तो यानी कि बहुत हद तक क्या था, हर चीज़ में लाइसेंस का जो था वो इन्वॉल्वमेंट था। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो भाई कोई भी नई इंडस्ट्री अलाउ नहीं करी जाएगी
अगर गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस नहीं मिला, ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज टू बी स्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ और भी थी कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में जा रहे हो, मान लेते हैं कि आप ऐसे बीहड़ जंगल में जाके फैक्ट्री लगाने वाले हो, तो गवर्नमेंट आपको ईजिली लाइसेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रही थी। लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। तो अगेन ये हम तो पहले पॉइंट में पढ़ ही चुके हैं यहाँ पे कि अगर आपको एक्सपेंशन भी करना था आउटपुट का, या फिर आप डाइवर्सिफाई करते प्रोडक्ट, किसी और प्रोडक्ट के अलावा कुछ और भी मैन्युफैक्चर करने वाले थे, तो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ थी कि आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ रहा था। अगेन इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर SSI। सो यहाँ पे क्या होता है, 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, दैट इज़ कार्वे कमेटी। तो आपको ये याद रखना है कि भाई 1955 में हुआ ये विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जो है उसका दूसरा नाम कार्वे कमेटी भी है। रिकॉग्नाइज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। तो भाई इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं प्रमोशन में एंड डेवलपमेंट में, वो भी रूरल एरियाज़ के। सो SSI यूजेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो आप सभी को पता होगा कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज़ होती है और जो कैपिटल होती है वो कम होती है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे कैपिटल गुड्स या मशीनरी जो होती है वो कम यूज़ होती है और लेबर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, विच लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ऑब्वियसली अगर आप लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन कम यूज़ करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट होंगी। देन इनको डिफाइन किया जाता है इनके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स के बेसिस पे। सो यहाँ पे क्या था, 5 लाख वॉज द लिमिट इन 1950 और एट प्रेजेंट 1 करोड़ है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चेंजेस भी हैं। द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी of 1 crore for classification as SSI has been enhanced to 5 crore in respect of certain specified item under hosiery, hand tool, drugs। ठीक है, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे वो ड्रग्स नहीं है बल्कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाइयाँ, स्टेशनरी आइटम्स एंड स्पोर्ट गुड्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वैसे तो क्या है यहाँ पे जो लिमिट है दैट इज़ 1 करोड़, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के केसेस में जिनके लिए क्या किया गया, उसको रेज करके 5 करोड़ जो है वो रखा गया है। अब अगर बात करी जाए फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड में सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है, जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं कंट्री में, दे आर अ पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट, द इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी जो थी वो रखी कि इम्पोर्ट्स को जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू रिप्लेस करना है, यानी बाहर से सामान नहीं मंगाना है बल्कि वैसे ही आइटम्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको कोशिश करनी है कि वो हमारे खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके इंडिया में ही बन सके। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रखा गया है यहाँ पे। इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो सेम चीज़ है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अगर आपसे पूछा है क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आप डोमेस्टिकली उन गुड्स को प्रोड्यूस करोगे जो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। अब इससे क्या होगा, इस पॉलिसी से 2 बेनिफिट्स थे या ऑब्जेक्टिव्स थे आप कह सकते हैं। एक तो सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगी। दूसरी चीज़ अचीविंग सेल्फ रिलायंस, तो इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब बात आती है कि भाई ये सेल्फ रिलायंस कैसे होगा और कैसे इकोनॉमी को आप प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो था प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट के लिए वो रखी गई थी 2 चीज़ें कि भाई एक तो ये टैरिफ हो गया और दूसरी चीज़ हो गई आपकी ये कोटाज। तो टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैरिफ का मतलब है कि टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो आपने सुना होगा कस्टम ड्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, जो टैक्सेशन रेट था वो बढ़ा दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी उन्होंने बढ़ा दिया था ताकि एक तो चीज़ें ये डिस्करेज करेगी लोगों को कि हम बाहर से सामान मंगाए। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने कोटाज यूज़ करे। तो कोटा में क्या था, एक मैक्सिमम लिमिट जो थी वो फिक्स कर दी गई कि भाई इतने ही गुड्स आएंगे। एक मैक्सिमम लिमिट जो इम्पोर्ट की फिक्स कर दी जाए। सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप 1000 यूनिट्स ही मंगा सकते हैं इस प्रोडक्ट की, तो आप 1000 नहीं मंगाओगे, आप ज़्यादा नहीं मंगाओगे, तो रेस्ट जब भी डिमांड होगी तो क्या होगा, कोशिश करी जाएगी कि डोमेस्टिकली उन गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। तो ऐसा कुछ जो था वो आपका फॉरेन ट्रेड में हो रहा था। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे उनमें ये सारी चीज़ें रखी गई थी कि फॉरेन ट्रेड कैसे कंट्रोल किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा, कैसे जो और आपके सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो हमने अभी पढ़ा वो। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल अप्रेजल की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की 1950 से लेकर 1990 की। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी था वो इंक्रीज़ हो जाता है फ्रॉम 11.8% टू 24.6%। ये 1950 से लेकर 1990 के बीच का है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990 लार्जली ड्यू टू पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर था, उसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बहुत सारी जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ थी उनमें पब्लिक सेक्टर, मतलब बहुत सारी तो क्या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर टाइप की जो इंडस्ट्री थी उसमें पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। और यही एक रीज़न भी था जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड प्रमोशन ऑफ
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस। तो यहाँ पे जो आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन के बारे में भी पढ़ा था, उसने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी प्रमोट किया था जिनके पास लिमिटेड कैपिटल थी, जिससे कि वो एक अच्छा खासा बिजनेस जो है स्टार्ट कर पाए। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ से क्या हुआ कि भाई जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन था उसकी वजह से इंडिजीनियस जो थी इंडस्ट्रीज़ वो डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि भाई अब जब आप खुद बनाएंगे प्रोडक्ट, so obviously it will lead to creation of some sort of industries also. Then licensing policy, no doubt उसने गवर्नमेंट को हेल्प करी मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, बट अल्टीमेटली उसके भी कुछ अपने इल इफेक्ट्स है जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. देन public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward area. एंड पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जिसके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस जो है वो क्रिएट हुआ, डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ बैकवर्ड एरियाज़ का प्रमोशन भी जो है वो हो पाया. सो ये जो था ये आपका कंप्लीट चैप्टर है. इसका पार्ट 1 मैंने पहले डाल दिया था. पार्ट 2 जो है वो ये है, आपको ऑलरेडी आई बटन पे क्लिक करने में पार्ट 1 मिल जाएगा, और अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए वो समझ में आए होंगे. कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.